नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पीडी पाठक द्वारा रचित एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो पुस्तक है उसका भाग 2 में चैप्टर नंबर 2 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है मूल प्रवृत्ति व सहज क्रिया। तो इसमें देखते हैं कि मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है। तो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो अंग्रेज मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल माने जाते हैं। उन्होंने 1908 ईस्वी में अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में मूल प्रवृत्तियों का विस्तृत वर्णन किया है। उनका कहना है कि ऐसे अनेक कार्य या व्यवहार हैं जिनको मनुष्यों और जीव जंतुओं को सीखना नहीं पड़ता, जैसे बालक द्वारा माँ का स्तनपान करना, पशु द्वारा तैरना, पक्षियों द्वारा घोंसला बनाना। तो ये काम वो अपने आप सीख जाते हैं। वे इन कार्यों को अपनी मूल प्रवृत्ति या फिर आंतरिक प्रेरणा या नैसर्गिक शक्ति के कारण वो ये सब कार्य करते हैं। इस प्रकार मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के संबंध में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसमें इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मूल प्रवृत्तियां सब मानव क्रियाओं की प्रमुख चालक हैं। यदि इन मूल प्रवृत्तियों और इनसे संबंधित शक्तिशाली संवेगों को हटा दिया जाए तो जीवधारी किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हो जाएगा। वह उसी प्रकार निश्चल और गतिहीन हो जाएगा जिस प्रकार एक बढ़िया घड़ी जिसकी मुख्य कमानी हटा दी जाए या एक स्टीम इंजन जिसकी आग बुझा दी गई हो। फिर हम देखते हैं मूल प्रवृत्तियों का अर्थ व परिभाषा। इसमें हम देखेंगे कि जो मूल प्रवृत्ति है उसका क्या अर्थ होता है। तो मनुष्य अपने अधिकांश कार्यों को समाज से प्रभावित होकर ही करता है, पर कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिनको वह अपनी जन्मजात या प्राकृतिक प्रेरणाओं के कारण वो उन कार्यों को करता है। जैसे भय लगने पर बच्चा क्या करता है, उससे डरकर भागता है, और भूख लगने पर वो भोजन की खोज करता है। इन जन्मजात प्रवृत्तियों को जो मनुष्य और पशु को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं वही मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं। हम मूल प्रवृत्तियों के अर्थ को और अधिक स्पष्ट से देखेंगे परिभाषाओं में। तो सबसे पहले जो परिभाषा दी है वो वुडवर्थ महोदय ने दी है। इन्होंने कहा है कि मूल प्रवृत्ति कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप ये मानी जाती है कि कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप ही क्या है, मूल प्रवृत्ति है। तो ये वुडवर्थ द्वारा दी गई परिभाषा है। फिर मार्शल महोदय ने क्या कहा है कि मूल प्रवृत्ति जो है ये व्यवहार का एक सुनिश्चित और सुव्यवस्थित प्रतिमान है जिसका आदि कारण जन्मजात होता है और जिस पर सीखने का बहुत कम या बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर हम देखें जेम्स द्वारा दी गई मूल प्रवृत्ति की परिभाषा। तो इन्होंने कहा कि मूल प्रवृत्ति की परिभाषा जो है ये साधारणतः इस प्रकार कार्य करने की शक्ति के रूप में की जाती है जिससे उद्देश्यों और कार्य करने की विधि को पहले से जाने बिना निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। फिर हम देखें मैकडूगल द्वारा दी गई परिभाषा। तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति होती है जो प्राणी को
किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए वो उसे बाध्य करती है। वही क्या है? मूल प्रवृत्ति है। फिर हम मूल प्रवृत्तियों के पहलुओं की बात करें तो इसके मुख्य रूप से 3 पहलू होते हैं। तो मैकडूगल की उक्त परिभाषा से ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के 3 मानसिक क्रियाएं या 3 पहलू माने जाते हैं। या तो इनको 3 मानसिक क्रियाएं कह दो या इनको 3 मानसिक पहलू कह दो। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है संवेगात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। तो ये 3 पहलू इसके माने जाते हैं। ज्ञानात्मक क्या है? किसी वस्तु या स्थिति का ज्ञान होना। किसी वस्तु या स्थिति का ज्ञान होना ही ज्ञानात्मक है। और संवेगात्मक होता है ज्ञान के कारण किसी संवेग का उत्पन्न होना। और क्रियात्मक में आएगा संवेग के कारण कोई क्रिया करना। उदाहरण के रूप में हम देखें, एक छोटा बालक बहुत बड़ा काला जबरा कुत्ता देखता है और कुत्ते को देखकर उसमें भय का संवेग उत्पन्न हो जाता है। भय के इस संवेग के कारण ही वह उस कुत्ते से डरकर भाग जाता है या फिर छिप जाता है। फिर हम देखें सहज क्रिया व मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रिया, इन दोनों के बारे में इसका संबंध देखेंगे। कुछ छात्रों को सहज क्रिया और मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रियाओं के संबंध में साधारणतः भ्रम रहता है। अतः हम दोनों के अंतर को स्पष्ट करने जा रहे हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम देखें सहज क्रिया। तो सहज क्रियाओं का अर्थ बताते हुए B.N. झा ने लिखा है कि वे सब क्रियाएं जिनको हम यंत्रवत और बिना विचारे हुए उनको हम करते हैं, वो सभी सहज क्रियाएं कहलाती हैं। हम सहज क्रियाओं के अर्थ को कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे किसी बहुत गर्म वस्तु से हाथ लग जाने से हाथ को एकदम हटा लेना, तो ये सहज क्रिया है। आँख में अगर कुछ गिर जाए तो उसमें से पानी निकलना, ये भी क्या है? एक सहज क्रिया है। और पैर के तलवे को गुदगुदाने पर उस पैर को सिकोड़ लेना या फिर स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आना, ये सभी स्वाभाविक या सहज क्रियाएं होती हैं। इनको हम यंत्रवत और बिना विचारे हुए करते हैं। तो हमने जितने भी उदाहरण देखे हैं उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सहज क्रिया एक साधारण, स्वाभाविक और स्वतः होने वाली प्रतिक्रिया है। इसका शरीर के किसी अंग से एक संबंध होता है। इसमें बुद्धि का कोई स्थान नहीं होता है। तो सहज क्रिया में बुद्धि का कोई स्थान नहीं है। इसमें केवल क्रियात्मक प्रक्रिया होती है। इसका संवेग से भी कोई संबंध नहीं है। तो जो सहज क्रिया है इसका बुद्धि और संवेग से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। फिर हम देखें दूसरा इसका अंतर, वो है मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रिया। मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रिया या व्यवहार के अर्थ पर प्रकाश डालते हुए मॉर्गन महोदय ने लिखा है कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार मूल प्रवृत्ति और बुद्धि दोनों की सम्मिलित उपज ये मानी जाती है। हम मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रियाओं के अर्थ को कुछ उदाहरण देकर हम स्पष्ट करने जा रहे हैं। जैसे छोटा बालक काले धब्बे कुत्ते को देखकर भाग जाता है या फिर उससे डरकर वो छिप जाता है। यदि उसके खेल में बाधा डाली जाती है तो वह
अपनी वस्तुओं को इधर उधर फेंक देता है। अपने बच्चे को किसी प्रकार के संकट में देखकर माँ हमेशा उसकी रक्षा करने के लिए प्रयत्न करती है। तो ये सब उदाहरण जो है ये मूल प्रवर्त्यात्मक क्रियाओं के माने जाते हैं। तो इन उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मूल प्रवर्त्यात्मक क्रिया या फिर व्यवहार का कोई मूल प्रवृत्ति होती है। तो ये कारण कोई मूल प्रवृत्ति होती है। तो इनका जो कारण है वो हमेशा मूल प्रवृत्ति ही होती है। इसमें बुद्धि का प्रयोग होता है। इसमें ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक तीनों प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं और इसमें बुद्धि का भी प्रयोग होता है। इसके साथ कोई संवेग जो है वो भी जुड़ा होता है। सहज क्रिया में बुद्धि और संवेग नहीं पाए जाते, इसमें ये पाए जाते हैं। फिर है मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं कि मूल प्रवृत्तियों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जो होती है वो जन्मजात होती है, अतः सीख कर या अनुकरण करके उसकी संख्या में वृद्धि नहीं की जा सकती। कि इसको हम सीख नहीं सकते तो इसमें हम वृद्धि भी नहीं कर सकते। ये क्या है, जन्मजात है। फिर भाटिया के अनुसार मूल प्रवृत्ति एक जाति के प्राणियों में एक सी ही होती है कि जैसे प्राणी हैं उन प्राणियों में वैसी ही मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। जैसे मुर्गी द्वारा भूमि को कुरेदा जाना और बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का शांत होना। फिर जेम्स के अनुसार मूल प्रवृत्ति की विशेषता है कि अनेक मूल प्रवृत्तियां जो हैं एक विशेष अवस्था में प्रकट होती हैं और फिर धीरे धीरे ये अदृश्य हो जाती हैं, मतलब गायब हो जाती हैं। जैसे जिज्ञासा और काम प्रवृत्ति ये किसी विशेष अवस्था में अपने सामने प्रकट होती हैं। अगली विशेषता वैलेंटाइन महोदय के अनुसार क्या बताई गई है कि मूल प्रवृत्तियां जो हैं ये जिन कार्यों को करने की प्रेरणा देती हैं उनमें शीघ्र ही कुशलता आ जाती है। यदि बतख को पानी में डाल दिया जाए तो वह 2-3 डुबकी खाने के बाद अच्छी तरह से तैरने लगती है। फिर झा के अनुसार मूल प्रवृत्ति की क्या विशेषता है कि सब मूल प्रवृत्तियां जो हैं वो सब व्यक्तियों में समान मात्रा में नहीं मिलती हैं, सभी में इनमें भेद पाया जाता है। शिशु रक्षा संबंधी मूल प्रवृत्ति पुरुष के बजाय स्त्री में अधिक होती है। अगली जो विशेषता है वो भी झा के अनुसार बताई गई है कि सब मूल प्रवृत्तियां जन्म से जागरूक न होकर व्यक्ति की आयु के साथ साथ इनका विकास होता है। जैसे संचय और सामुदायिकता की मूल प्रवृत्तियां, तो ये आयु के अनुसार इनका विकास होता है। भाटिया के अनुसार मूल प्रवृत्ति की विशेषता है कि मूल प्रवृत्तियों का प्राणी के हित से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होता है। अनेक पक्षी अपने को आधी पानी से सुरक्षित कि अनेक पक्षी जो हैं वो अपने आप को पानी से सुरक्षित रखने के लिए घोंसले भी बनाते हैं। फिर भाटिया के अनुसार ही अगली मूल प्रवृत्ति की विशेषता है मूल प्रवृत्तियों का कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है, पर उस प्रयोजन का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। बालक में आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति होती है, पर वह उसके प्रयोजन से अनभिज्ञ होता है, मतलब उसका प्रयोजन या उद्देश्य उसे करना नहीं आता, वो उसके बारे में अनभिज्ञ होता है। फिर भाटिया के अनुसार अगली मूल प्रवृत्ति की विशेषता है मूल प्रवृत्तियों को बुद्धि, अनुभव और वातावरण द्वारा परिवर्तित और विकसित किया जा सकता है।
जिज्ञासा की प्रवृत्ति को अध्ययन करने के अच्छे कार्य या पड़ोसियों के दोष खोजने के बुरे कार्य के रूप में इसका विकास किया जा सकता है। फिर है वैलेंटाइन महोदय के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनके कारण किए जाने वाले कार्यों में जटिलता और विभिन्न अवसरों पर विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। यह आवश्यक नहीं है कि क्रोध आने पर व्यक्ति सदैव एक ही प्रकार का व्यवहार करता है, उसका जो व्यवहार है वो बदलता रहता है। फिर हम आगे बात करें तो मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण हम देखने वाले हैं। ड्रेवर, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक आदि अनेक विद्वानों ने मूल प्रवृत्तियों को अलग अलग भागों में बांटा है। इन सब में मैकडोगल का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य माना जाता है। उसने निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची बनाई है और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित एक संवेग भी इन्होंने बताया है। अब हम देखते हैं वो मूल प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं और उससे संबंधित संवेग कौन कौन से हैं। जैसे पलायन, भागना, ये जो मूल प्रवृत्ति है इससे संबंधित संवेग है भय। युयुत्सा, युद्ध प्रियता, इन मूल प्रवृत्तियों से संबंधित संवेग है क्रोध। निवृत्ति, अप्रियता, मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग है घृणा। शिशु रक्षा, मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग है वात्सल्य। संवेदना, शरणागति, मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग है कष्ट। काम, मूल प्रवृत्ति का संवेग है कामुकता। जिज्ञासा या कुतूहल, मूल प्रवृत्ति का संवेग आश्चर्य है। आत्महीनता, मूल प्रवृत्ति का संवेग अधीनता की भावना माना जाता है। फिर आत्म प्रदर्शन का संवेग जो है वो श्रेष्ठता की भावना माना जाता है। सामूहिकता, मूल प्रवृत्ति का संवेग एकाकीपन माना जाता है। भोजन वेषण, मूल प्रवृत्ति का संवेग भूख होता है। संचय या संग्रह, मूल प्रवृत्ति का संवेग अधिकार की भावना होता है। रचना, मूल प्रवृत्ति का संवेग रचना का आनंद होता है। और हास, मूल प्रवृत्ति का संवेग आमोद माना जाता है। तो ये 14 मूल प्रवृत्तियां हैं और 14 ही इनसे संबंधित संवेग हैं। फिर हम बात करें मूल प्रवृत्तियों का रूप परिवर्तन, किस प्रकार ये अपना रूप बदलती हैं। तो रोश के शब्दों में मूल प्रवृत्तियां जो हैं ये चरित्र का निर्माण करने के लिए कच्चा माल और शिक्षक को अपने सब कार्यों में उनके प्रति ध्यान देना आवश्यक माना जाता है। शिक्षक इस कच्चे माल का रूप परिवर्तित करके ही बालकों के चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। इस कार्य में वह निम्नलिखित विधियों या सिद्धांतों की सहायता ले सकता है। तो वो रूप परिवर्तन के लिए कौन कौन से सिद्धांत काम में लेता है। सबसे पहला है सुख व दुख का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सुख और दुख के द्वारा मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम देखें कि यदि बालक के अनुचित मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार को दुखद अनुभवों से संबंधित कर दिया जाए तो वह उनको नहीं दोहराता है। वैलेंटाइन के शब्दों में क्या है कि हमने सुखद कार्यों को जारी रखने और दुखद कार्यों से बचने की प्रवृत्ति हमें पाई जाती है कि हम जो भी सुख देने वाले कार्य हैं वो तो करते हैं और जो हमें कष्ट देते हैं, दुख का अनुभव कराते हैं, वो कार्य हम नहीं करते हैं। दूसरा सिद्धांत है प्रयोग न करने का
सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ है कि प्रयोग न करने से मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो हमें जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनको समय समय पर काम में लेना चाहिए। उदाहरण के अनुसार यदि बालक में लड़ने की मूल प्रवृत्ति है तो उसे ऐसे वातावरण में रखा जा सकता है जहां उसे लड़ने का अवसर न मिले। तो यहाँ उसके विपरीत वातावरण में उसको रखा जा रहा है। परिणाम स्वरूप कुछ समय के बाद उसकी लड़ने की जो प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाती है। अगला जो सिद्धांत है वह है दमन का सिद्धांत। दमन का अर्थ स्पष्ट करते हुए रेक्स एंड नाइट ने लिखा है कि दमन के संबंध में वास्तविक तथ्य यह है कि मूल प्रवृत्ति का अनुभव तो करते हैं पर हम उसको प्रकट नहीं होने देते। कि जो मूल प्रवृत्ति है उसका अनुभव तो हम करते हैं मगर हम उसको प्रकट नहीं करते हैं बल्कि उसका दमन कर देते हैं। माता पिता और शिक्षक बालकों की मूल प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए दंड, डांट फटकार, कठोर नियंत्रण इन सभी का प्रयोग करते हैं। इस विधि से मूल प्रवृत्ति कुछ ही समय के लिए शांत होती है और अवसर मिलने पर फिर उभरकर वो घातक सिद्ध हो जाती है। उदाहरण के लिए हम देखें कि दमन की हुई संचय की जो प्रवृत्ति होती है वो चोरी, डाका, लूटमार आदि का रूप धारण कर सकती है। अगले सिद्धांत की बात करें तो वह है निषेध या निरोध का सिद्धांत। निषेध का साधारण अर्थ होता है प्रतिबंध या रुकावट। इस विधि का प्रयोग मूल प्रवृत्तियों की क्रियाशीलता को रोकने के लिए किया जाता है। उदाहरण के रूप में हम बात करें तो जो काम प्रवृत्ति है उसकी क्रियाशीलता को रोकने के लिए किशोरों और किशोरियों को एक दूसरे से अलग रखा जा सकता है। इस विधि के संबंध में गेट्स व अदर ने लिखा है कि निरोध में प्रवृत्ति का सचेत रूप से अनुभव किया जाता है और उस कार्य रूप में व्यक्त न होने देने के लिए सचेत रूप से उसको रोका जाता है। अगला जो सिद्धांत है वह है विरोध का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अभिप्राय है कि किसी मूल प्रवृत्ति के जागृत होने पर उसके विरोध में किसी दूसरी मूल प्रवृत्ति को उत्तेजित कर देना चाहिए। कि हमें उसके विरोध में दूसरी मूल प्रवृत्ति को उत्तेजित करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जो पहली मूल प्रवृत्ति है वो अपने आप ही निर्बल हो जाती है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि काम प्रवृत्ति के प्रबल होने पर निवृत्ति की प्रवृत्ति को जागृत कर देने से काम प्रवृत्ति जो है वो स्वयं ही शिथिल हो जाती है, मतलब वो मंद पड़ जाती है। अगला सिद्धांत है मार्गान्तीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ है कि मूल प्रवृत्तियों की क्रियाशीलता को अच्छे कार्य या दिशा की ओर मोड़ना। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि बालक के लड़ने की जो मूल प्रवृत्ति है उसको व्यर्थ में लड़ाई झगड़ा करने की दिशा से हटाकर समाज सेवा और दीन दुखियों की रक्षा करने की दिशा में मोड़ा जा सकता है। इस विधि की सराहना करते हुए एवरिल ने लिखा है कि बालक की सहायता करने की सबसे संतोषजनक विधि उसकी मूल प्रवृत्तियों को मार्गान्तीकरण द्वारा प्रोत्साहित करना। फिर हम अगले सिद्धांत की बात करें तो वह है शोधन का सिद्धांत। शोधन के सिद्धांत का अर्थ होता है, इसमें रोस ने इसका अर्थ बताते हुए लिखा है कि मूल प्रवृत्ति को अपने मौलिक लक्ष्य से उच्चतर सामाजिक और व्यक्तिगत लक्ष्य की ओर मार्गांतरित करने की प्रक्रिया को शोधन कहते हैं। कि अपने मौलिक लक्ष्य
से ऊंचा सामाजिक और व्यक्तिगत लक्ष्य की ओर मार्गांतरीकरण करने की प्रक्रिया ही शोधन कहलाती है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शोधन जो है एक प्रकार का मार्गांतरीकरण माना जाता है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि मार्गांतरीकरण में मूल प्रवृत्ति की जो दिशा है वो बदल जाती है, पर उसके वास्तविक रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। और शोधन में क्या होता है कि उसमें दिशा बदलने के साथ साथ मूल प्रवृत्ति का रूप भी बदल जाता है। तो शोधन में दिशा के साथ मूल प्रवृत्ति का रूप बदलता है। साथ ही इसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार होती है कि व्यक्ति और समाज दोनों का हित इसमें होता है। किसमें? शोधन में। उदाहरण के रूप में हम देखें कि काम प्रवृत्ति को परिष्कृत करके कार्य, चित्रकला आदि किसी रचनात्मक कार्य में उपयोग किया जा सकता है। कालिदास और तुलसीदास ने अपनी काम प्रवृत्ति का शोधन करके कार्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। अगला जो सिद्धांत है वह है स्वतंत्रता का सिद्धांत। इसमें A.S. नेल ने अपनी पुस्तक द ड्रेडफुल स्कूल में मूल प्रवृत्तियों को रूपांतरित करने के लिए विद्यालय में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दिए जाने पर वो बल देते हैं। वो कहते हैं कि स्कूल में बालक को पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी जाए। उनका यह सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है, क्योंकि एक बालक की स्वतंत्रता का दूसरे बालक की स्वतंत्रता में बाधक सिद्ध होना अनिवार्य माना जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनका शिक्षा में क्या महत्व होता है, क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो रोस महोदय के अनुसार मूल प्रवृत्तियां जो हैं ये व्यवहार के अध्ययन के लिए अति आवश्यक मानी जाती हैं। इनके अभाव में व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता। अतः शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार में उनका बहुत अधिक महत्व माना जाता है। मूल प्रवृत्तियों के महत्व का मुख्य कारण यह है कि ये शिक्षक और छात्र दोनों की विभिन्न प्रकार से सहायता करती हैं। पहला इसका महत्व जो है वह है प्रेरणा देने में सहायता। शिक्षक जो है वो बालकों की मूल प्रवृत्तियों का प्रयोग करके उनको नए विचारों को ग्रहण करने की प्रेरणा दे सकता है, ताकि जो बालक है वो नए विचार ग्रहण कर सकें। इस विधि को अपनाकर जो शिक्षक है वो अपने शिक्षण और शिक्षा प्रक्रिया को सफल बना सकता है। इसका कारण बताते हुए एवरिल ने लिखा है कि मूल प्रवृत्तियां जो हैं वो स्वयं प्रकृति की प्रेरणा देने की मौलिक विधि हैं, कि वही प्रकृति को प्रेरणा देने से संबंधित कार्य करती हैं। दूसरा जो इसका महत्व है वह है रुचि व रुझान जानने की में ये सहायक होती हैं। बालकों की मूल प्रवृत्तियां जो हैं वो उनकी रुचियों और रुझानों की ओर संकेत चिन्ह देते हैं। शिक्षक को उनकी पूरी जानकारी होनी आवश्यक है कि किस बालक की किस शिक्षण विधि में अधिक रुचि है। यह जानकारी उसे पाठ्य विषयों और शिक्षण विधियों का चुनाव करने में बहुत सहायता दे सकती है। अगला जो महत्व है वह है ज्ञान प्राप्ति में सहायता। बालकों की जिज्ञासा प्रवृत्ति का ज्ञान प्राप्त करने में ये अद्भुत योग देती हैं। शिक्षक इन मूल प्रवृत्तियों को जागृत करके बालकों को ज्ञान का अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। अगला जो महत्व है वह है रचनात्मक कार्यों में सहायता।
बालकों में रचना की मूल प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, इसलिए उनको रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। इन कार्यों का स्व शिक्षा से घनिष्ठ संबंध होता है। शिक्षक जो है ये बालकों की रचना प्रवृत्ति का विकास करके उनको रचनात्मक कार्यों द्वारा स्वयं ज्ञान का अर्जन करने में सहायता दे सकता है। अगला जो महत्व है वह है व्यवहार परिवर्तन में सहायता। शिक्षक बालकों की मूल प्रवृत्तियों को रूपांतरित करके उनके व्यवहार को समाज के आदर्शों के अनुकूल बना सकता है। ऐसा किए जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए B.N. झा ने लिखा है कि मूल प्रवृत्तियां जो हैं वो व्यक्ति को विभिन्न प्रकार का व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करती हैं। कोई भी सभ्य मानव समाज इनमें से सबको मौलिक रूप में स्वीकृति नहीं देता है। अगला जो महत्व है वह है चरित्र निर्माण में सहायता। शिक्षक जो है वो बालकों की मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन करके उनके चरित्र का निर्माण कर सकता है। इसके संबंध में रोश महोदय ने लिखा है कि मूल प्रवृत्तियां जो हैं वो ईंटों के समान हैं। तो जो रोश महोदय हैं उन्होंने मूल प्रवृत्तियों को क्या नाम दिया है? ईंट, जिनसे व्यक्ति के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। जिस प्रकार ईंटों से एक भवन का निर्माण होता है, उसी प्रकार मूल प्रवृत्तियों से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। ये शिक्षक को अपनी प्राकृतिक दशा में मिलती हैं। उनका महान कर्तव्य है उनको परिवर्तित और परिष्कृत करना। अगला जो महत्व है वह है अनुशासन में सहायता। जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो अनुशासन में भी सहायक होती हैं। बालक चोरी, उद्दंडता, लड़ाई झगड़ा, अनुचित आचरण आदि अनुशासनहीनता के कार्यों को तभी करते हैं जब उनकी मूल प्रवृत्तियां जो हैं वो उचित दिशाओं में निर्देशित नहीं होती हैं। शिक्षक उनकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनका मार्गांतरीकरण करके उनमें अनुशासन की भावना का विकास वो कर सकते हैं, जिससे क्या होते हैं छात्र अनुशासित रहते हैं। अगला जो महत्व है वह है पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता। पाठ्यक्रम निर्माण का आधारभूत सिद्धांत जो है वो बालकों की मूल प्रवृत्तियां होनी चाहिए कि पाठ्यक्रम जो है वो बालकों की मूल प्रवृत्तियों के अनुरूप होना चाहिए। उनकी मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने वाला पाठ्यक्रम ही उनके लिए हितप्रद हो सकता है। किनके लिए? बालकों के लिए। अतः विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों का निर्माण करते समय शिक्षकों को बालकों की मूल प्रवृत्तियों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आगे है मैकडूगल के सिद्धांत की आलोचना। मैकडूगल महोदय ने मूल प्रवृत्तियों और संवेगों के सिद्धांत का अति सुंदर ढंग से प्रतिपादन किया है। उसने इनके संबंध में जो भी लिखा है वह हमें व्यवहारिक जीवन में प्रतिदिन दिखाई देता है। फिर भी उसके सिद्धांत की अति कटु और व्यापक आलोचना हमें देखने को मिलती है। हम उसके कुछ आलोचकों के कुछ विचारों को यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहला गिन्सबर्ग द्वारा दिया गया विचार है। मैकडूगल ने प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में 3 प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं का होना बताया है। वो हमने देखी थी ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक। गिन्सबर्ग का तर्क है कि मैकडूगल ने मस्तिष्क को जिन 3 भागों में बांटा है वह सत्य से बहुत दूर है, क्योंकि
तीनों जो भाग हैं वो एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। तो ये कमी इन्होंने बताई है। फिर एकोलकर ने क्या कहा है कि मैक्डूगल ने मूल प्रवृत्तियों को सार्वभौमिक माना है। तो ये कमी इन्होंने बताई है। इन एकोलकर ने इनको सार्वभौमिक स्वीकार न करते हुए लिखा है कि कुछ आदि समाजों में युद्ध की प्रवृत्ति नहीं मिलती और कुछ में संचय की मूल प्रवृत्ति नहीं होती है, जबकि कुछ समाज ऐसे भी हमें देखने को मिलते हैं जिनमें आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति कठिनता से हमको प्राप्त होती है। एकोलकर महोदय ने आगे क्या कहा है कि मैक्डूगल ने मूल प्रवृत्ति का उल्लेख किया है। इसको स्वीकार करते हुए एकोलकर ने लिखा है कि अनेक स्त्रियों ने यह बताया है कि उन्होंने संतान इसलिए उत्पन्न नहीं की कि वे संतान चाहती थी, पर इसलिए कि समाज बांझ स्त्रियों को घृणा की दृष्टि से देखता है। अगले जो महोदय हैं वो हैं A.F. सैंड। A.F. सैंड ने कहा कि मैक्डूगल ने प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में से एक संवेग का संबंध प्रकट किया है। सैंड का तर्क है कि एक मूल प्रवृत्ति के साथ एक नहीं वरन अनेक संवेग उनसे संबंधित रहते हैं। उदाहरण के अनुसार हम देखें कि भयभीत होने पर भागने के बजाय हम छिप सकते हैं, मरने का बहाना कर सकते हैं या फिर वहीं खड़े रह सकते हैं या सहायता के लिए चिल्ला सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक ही संवेग काफ़ी नहीं है। आगे हम बात करें हॉबसन का, हॉबहाउस ने क्या कहा है कि मैक्डूगल ने मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का आधार माना है। इसके विपक्ष में हॉबहाउस ने लिखा है कि मानव व्यवहार जो है वो केवल मूल प्रवृत्तियों से ही नहीं बल्कि सामाजिक परंपराओं से भी वो निश्चित होता है। अगले जो महोदय हैं वो हैं मार्शल महोदय ने कहा कि मैक्डूगल ने 14 प्रवृत्तियों की सूची दी है जो हमने ऊपर देखी थी। मार्शल का मत है कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या अपरिमित और अनिश्चित होती है, तो इन्होंने इनकी संख्या 14 नहीं मानी है। इन्होंने अपने मत की पुष्टि करने में बर्नार्ड द्वारा दिए गए एक अनुसंधान का उल्लेख किया है। बर्नार्ड ने 1446 विभिन्न मूल प्रवृत्तियों का पता लगाया है जिनको 5759 विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इस अनुसंधान के आधार पर मार्शल ने एक विचार प्रकट किया है। वो क्या है कि मूल प्रवृत्ति शब्द का जो प्रयोग है वो किसी भी बात की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है, पर वास्तव में यह शब्द जो है ये किसी भी बात की व्याख्या नहीं करता है। इस शब्द का अर्थ अनिश्चित है और इसे अत्यंत अनिश्चित ढंग से प्रयोग किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव मूल प्रवृत्तियों की संपूर्ण धारणा अपयश का विषय हो गई है। आगे हम देखें कि मैक्डूगल के सिद्धांत के विपक्ष में और भी अनेक प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं। इनके और मैक्डूगल के सिद्धांत के संबंध में अपना मत प्रदर्शित करते हुए रेक्स व नाइट महोदय ने लिखा है कि ये सब विचार महत्वपूर्ण हैं, पर इनका अभिप्राय जो है वो कभी भी ये नहीं हो सकता कि मानव मूल प्रवृत्ति की धारणा जो है वो निरर्थक है और वास्तव में
ऐसे बहुत ही कम मनोवैज्ञानिक हैं जो किसी न किसी रूप में इसका प्रयोग न करते हो। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो चुका है और इस चैप्टर से आए हुए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर आप देने की कोशिश करें। अगर आपको इनके आंसर नहीं आते हैं तो वीडियो को 1 या 2 बार अवश्य देखें और उसके बाद में इनके आंसर देने का प्रयास करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और जो भी आप अपने सुझाव देना चाहें वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।